पुनः बात करेंगे बिहार चुनाव की ही, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने जारी कर दी सूचना, 17 अक्टूबर तक किए जाएंगे नामांकन, 18 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की होगी जांच, 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। तो अधिसूचना जारी हो चुकी है। 18 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, 17 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। ये अधिसूचना जारी कर दी गई, नोटिफिकेशन भी आप यहां पर देख पाएंगे। और 20 अक्टूबर तक जो उम्मीदवार अगर अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर तक नाम को वापस ले सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है वो आपको हम दिखा भी रहे हैं, जिसमें इन तीनों ही तारीखों का जिक्र है। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं, 18 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। और इसी बीच ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल 20 अक्टूबर तक नाम को वापस लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें एनडीए की, बात करें महागठबंधन की, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि अब बहुत जल्द तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ तमाम जो पार्टी हैं वो तैयार हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी है। पहली अधिसूचना जारी हो गई है जिसमें 18 अक्टूबर का जिक्र है, जिसमें नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम ले सकेंगे अपने वापस। अक्षय दादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे और अब देखिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रति सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से 121 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में पहले फेज का इलेक्शन होना है, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉमिनेशन 17 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा 17 नवंबर को होना है। इसके लिए अब जो स्क्रूटनी का कार्यक्रम होगा वो 18 अक्टूबर को होगा। 20 नवंबर तक आप वापसी अपना नाम ले सकते हैं। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर सभी को पता है। और इसके लिए अब जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसका मतलब चुनाव आयोग ने अपनी जो तैयारियां हैं वो और पुख्ता कर दी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह से लागू करने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। एक तरफ जहां सरकारी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि कोई मंत्री सवाल नहीं कर सकेंगे। दीवारों पर जो पोस्टर बैनर हैं सरकारी बिल्डिंग पर वो नहीं लगाए जा सकते हैं, वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि आज से पूरी जो प्रक्रिया है, सरकारी तंत्र है, इलेक्शन कमीशन अपने हर चीज को एक चीजों को देखेगा। जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं उन पर पूरी निगरानी रखने का फैसला है। एक तरफ से देखा जाए तो 243 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में सभी में जो जनरल ऑब्जर्वर्स हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स और तमाम जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि काउंटडाउन बिगिन तो उसी समय हो गया था जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन अब सरकारी मशीनरी अपने सब कुछ कब्जे में ले लेगी। खास करके जो चुनाव से संबंधित अधिकारी हैं वो हर चीज पर नजर बनाए रखेंगे। नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि आज से जो चुनावी प्रक्रिया का जो काउंटडाउन है वो पूरी तरह से बदल जाता है और चुनाव आयोग अपने हिस्से में सब कुछ ले लेता है, चाहे सरकारी मशीनरी हो या अन्य संसाधन। एक तरफ से कहा जाए तो 243 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, पहले फेज में 121 जबकि दूसरे फेज में 122 सीटों पर चुनाव होगा। जी बिल्कुल ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एयर इंडिया की बोइंग 787 विमान में खराबी का मामला सामने आया है। उड़ान के दौरान ऑटो पायलट सिस्टम फेल हो गया। खराबी की वजह से फ्लाइट दुबई डायवर्ट की गई। दरअसल 39,000 फीट की ऊंचाई पर खराबी आई। तो एक और ये मामला सामने आया है एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान से, जहां पर उड़ान के दौरान ऑटो पायलट सिस्टम फेल होने की वजह से फिलहाल ये खराबी की बात सामने आ रही है और इसके बाद फ्लाइट को दुबई डाइवर्ट करना पड़ा। 39,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट में खराबी आई। हालांकि इसको लेकर अब जांच पड़ताल भी आगे की जाएगी, क्योंकि आप देख भी रहे हाल ही में इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली सामने आ रही हैं। तो ऐसे में तमाम जो यात्री हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय ये हो जाता है। उड़ान के दौरान ये खबर सामने आती है 39,000 फीट की ऊंचाई पर, और ऐसे में जाहिर सी बात है अगर यात्रियों को ये खबर पता लगती है तो उनमें एक पैनिक जैसी स्थिति भी आ जाती है। हालांकि खराबी की वजह से फ्लाइट को दुबई डाइवर्ट किया गया, लेकिन अब ऐसे में बारीकी से जांच इस पूरे मामले में जरूरी भी है। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान जिसमें खराबी का ये मामला सामने आया है और जैसे ही पता लगता है खराबी का, तत्काल
डाइवर्ट करने का निर्णय लिया जाता है फ्लाइट को दुबई के लिए। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में खराबी का ये पूरा मामला। और इसी बीच अयोध्या से एक बड़ी खबर है, जहां पर रेस्क्यू के दौरान एक बार फिर हुआ है ब्लास्ट और धमाके की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। आपने देखा किस तरीके से पूरा हादसा हो जाता है और ऐसे में रेस्क्यू के दौरान फिर वहां पर ब्लास्ट होता है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर धमाके की भी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल ये जानकारी मिली कि मकान के मलबे में दबकर भी कुछ लोगों की इसमें मौत की खबर सामने आई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा था, लेकिन जब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वहां पर भी धमाका हुआ। और इसी बीच अब चूंकि अभी हम जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अयोध्या का ही, जहां पर कलंदर थाना इलाके में पगला भारी गांव में विस्फोट हुआ, एक पूरा मकान ढह गया, 5 लोगों की उसमें मौत हो गई थी और अन्य घायल हुए। घटना के बाद मौके में हड़कंप जैसी स्थिति हो गई। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया गया, पूरा निरीक्षण किया गया, जेसीबी से इस मलबे को हटाया गया और इस दौरान मलबे के नीचे किचन के कुछ बर्तन मिले। आसपास के एरिया को सर्च किया जा रहा है, मौके से एविडेंस भी लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। मकान के मलबे से पुलिस को टूटे हुए कुकर, सिलेंडर के कुछ टुकड़े मिले। इसके अलावा ब्लास्ट की सूचना मिलने के बाद एटीएस का बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। तय एसओपी के मुताबिक एटीएस ने भी विस्फोट की जांच की। तो वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास के घर और दुकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जोरदार धमाका यहां पर हुआ। दरअसल पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में धमाका हुआ। धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह से ढह गया। धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी। मलबे के ढेर में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। धमाके में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के घरों को खाली कराया गया है। मौके से फटा कुकर और सिलेंडर मिला है। प्रशासन ने हादसे के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी। तो वहीं सीएम योगी ने घटना का तुरंत संज्ञान भी लिया है और इस पूरे मामले पर सीएम योगी की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है कि अयोध्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति, देशों का कुल परिजनों को या अथाह दुख सहने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। सीएम योगी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। शाम लगभग 7:15 बजे एक विस्फोट होना और मकान का छत गिरने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसके तत्काल बाद स्थानीय पुलिस और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मौके पे पहुंचे और मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। मलबा हटने के बाद कुल 5 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें से सभी 5 लोग मौके पर जिला अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किए गए। जो साइट है वहां पर सभी जो मलबा है उसको हटा करके खंगाल लिया गया है और कोई बॉडी मृतक की या घायल की अभी कोई प्राप्त नहीं हुई है। और जहां तक घटना का कारण की बात है, अभी हम लोगों ने जो प्रथम दृष्टिया बातें देखी है उसमें समझ में आ रहा है कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट या फिर कुकर ब्लास्ट, क्योंकि दोनों ही चीजें फटी हुई हमको मिली है के कारण ये घटना हुई हो। बारूद का या किसी पटाखे का मौके पर अभी कोई सुराग नहीं मिला है। एक सूचना प्राप्त हुई कि पप्पू गुप्ता जी का मकान, जो कि गांव के बाहर खेतों के बीच में बना हुआ है, उसकी छत गिरी है। उसके बाद काफी आवाज आई और धमाका हुआ है। इसकी जानकारी होने पर तत्काल मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम्स पहुंची। हमारी एसडीआरएफ, हमारी बीडीडीएस टीम, हमारी जो फॉरेंसिक टीम है और सीएफओ और अन्य जो डॉग स्क्वाड वगैरह वहां पर मौके पर पहुंचकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 व्यक्ति जो कि वहां पर घायल थे उनको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित किया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये धमाका हुआ, जिन लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही थी क्या सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, कितने लोग घायल हुए हैं? इससे पहले कानपुर में हुआ था धमाका, स्कूटी में ब्लास्ट, और अब यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरीके का ये धमाका हुआ है उससे जो है 5 लोगों की जो है मौत हो गई है। और इस तरीके से रात में ही 7-7 बजे के करीब जो है कल सायंकाल को ये धमाका हुआ। पूरा जो घर था वो जमींदोज हो गया और उसमें रहने वाले 5 लोगों की
मौत हो गई। और इस तरीके से पूरी रात जो है वहां पर रेस्क्यू अभियान चला हुआ है। अभी भी सूचना है कि वहां पर रेस्क्यू अभियान चल रहे हैं, SDRF की टीम, इसके अलावा जो है फोरेंसिक टीम, इसके अलावा भी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाकर जो है उस मलबे को हटाया जा रहा था। JCB लगाई गई थी और अभी भी JCB वहां पर चल रहा है। तो इस तरीके से जो है जो घर था, पूरा 2 मंजिले का घर था, वो पूरा जो इस ब्लास्ट में जो है वो पूरा जमींदोज हो गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी ब्लास्ट रही होगी, जिससे एक क्षण में जो है 2 मंजिला मकान जो है ध्वस्त हो गया और उसमें उसके मलबे में 5 जो है जिंदगियों की मौत हो गई। और पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। ऑस्ट्रेलिया में राजनाथ सिंह ने असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर पीटर खलील के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा संबंध अब एक नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में स्थापित हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हम अब केवल साझेदार नहीं बल्कि एक सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सह निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत में रक्षा उद्योग के साथ साझेदारी के लिए आमंत्रित करते हुए कहा है कि दोनों देश मिलकर अत्याधुनिक प्रणालियां जैसे कि प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, फ्लाइट सिमुलेटर एंड एडवांस मटेरियल्स विकसित और उत्पादन कर सकते हैं। तो वहीं दोनों देशों के संबंध 3 प्रमुख स्तंभों पर टिके। पहला स्तंभ है सरकारों के बीच सहयोग, दूसरा स्तंभ है जनता के बीच संबंध और तीसरा है व्यावसायिक हितों का मेल। तो आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था लगातार 6.5% से अधिक की दर से भी बढ़ रही है। क्या कुछ रक्षा मंत्री ने कहा, सुनिए आप। India, with its robust shipbuilding capability, diverse defense manufacturing base, and a growing ecosystem of the private sector innovators and startups, stands ready to be a trusted partner in this journey. Our shipyards, both in the public and the private sector, have a proven track record in building and maintaining a wide range of naval platforms. Indian yards can offer refit, mid-life upgrades, and maintenance services to the Royal Australian Navy and to vessels deployed under Australia's Pacific Maritime Security Program. और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा बढ़ गया है, 25 हो गया है। छिंदवाड़ा के मोरडोंगरी परासिया निवासी गार्विक पिता बाबू पवार की गुरुवार दोपहर नागपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बच्चों की मौत का कारण बने हुए कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी शिसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई SIT की टीम ने बुधवार की रात में चेन्नई में दबिश देकर रंगनाथन को पकड़ा। रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम था। SIT ने कंपनी से महत्वपूर्ण दस्तावेज और दवाओं के नमूने, प्रोडक्शन रिकॉर्ड को भी जब्त कर लिया है। इसके बाद रंगनाथन को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस चेन्नई से रंगनाथन को लेकर नागपुर एयरपोर्ट लाई और वहां से फिर छिंदवाड़ा ला रही है। तो वहीं मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बच्चों के साथ ऐसा होना बेहद संवेदनशील मामला है। जहां कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं तो वहां की सरकारें ठोस कदम उठाए और उचित कार्रवाई करे। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए आप। छिंदवाड़ा में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत SIT का गठन किया था और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है। ये बात वो बताती है जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो वहीं तमिलनाडु की सिरप कंपनी का मालिक तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी तक जयपुर की केसंस कंपनी का मालिक यानी कि वीरेंद्र कुमार गुप्ता फरार घूम रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर केसंस के मालिक की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो श्री सेंस का मालिक है वो गिरफ्तार हुआ है।
वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन केसंस का मालिक फरार है और उसी को लेकर सवाल ये कि आखिर अभी तक पुलिस ने उसे क्यों नहीं पकड़ा है। और बात अब करेंगे दक्षिणी फिलीपींस में आज सुबह जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप विज्ञान एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी फिलीपींस में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के साथ ही सुनामी की चेतावनी भी यहां पर जारी कर दी गई है। आसपास के तटीय इलाकों के लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है। भूकंप के कारण किसी भी तरह के नुकसान की हालांकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं। अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि क्यों आते हैं भूकंप, जिसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू होती है। ये प्लेट्स जब अपनी जगह से इधर उधर होती हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जिस जगह से प्लेट्स खिसकती हैं वहां सबसे ज्यादा भूकंप का असर रहता है। भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से दुनिया के मैप पर अगर हम आपको समझाएं, फिलीपींस, इसके बाद उसमें आप समझिए कि भिंडा ना हो जगह पर भूकंप की वेव्स दिखाए। इसके अलावा दक्षिण फिलीपींस में जो भूकंप के महसूस किए गए उसके बारे में कुछ जानकारी। चलिए आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां से कुछ तस्वीरें निकलकर फिलहाल सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप मौजूदगी यहां पर देख पाएंगे। गोरखपुर में फिलहाल मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल अवलोकन करते हुए यहां पर मौजूद हैं, बातचीत करते हुए। तो स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ पर जोर दिया जा रहा है। आपने देखा इसके पहले भी सीएम योगी खुद बाजार में निकल पड़े थे, व्यवसायियों से वो बातचीत कर रहे थे और अब ऐसी ही प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और उसमें सम्मिलित होते हुए सरस मेला इसका नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है, सरस मेला 2025, जिसमें मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और संदेश इसमें साफ है, स्वदेशी को अपनाइए। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर फोकस करते हैं, उनका जोर हमेशा रहता है जब भी वो मंच पर मौजूद होते हैं। तो ऐसे में वो जरूर कहते हैं कि स्वदेशी आप अपनाइए, ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल करें जिसमें आपके अपनों का पसीना लग रहा हो, बाहर की चीजों को आप छोड़ें। रवि किशन को भी आप देख पाएंगे, उनके साथ उनकी मौजूदगी नजर आ जाएगी। फिलहाल ये प्रदर्शनी, ये सरस मेला, जिसका अवलोकन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाकायदा बीजेपी की तरफ से स्वदेशी अपनाने को लेकर तो अभियान भी चलाया गया, जिसमें बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आप इसको एक ट्रेड शो कह सकते हैं, जिसमें फिलहाल सीएम की मौजूदगी है। तो तमाम जो स्टॉल्स वहां पर लगे हुए हैं उनका अवलोकन भी किया, जानकारी भी ली गई। तमाम जो कारीगर वहां पर हैं उनसे भी बातचीत की गई और फोकस है स्वदेशी को अपनाने पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़ सकें, विकास हो सके। अब देखिए फिलहाल एक और स्टॉल पर पहुंचे हैं सीएम योगी और कपड़े के बारे में जानकारी लेते हुए। ये सारा सामान जो यहाँ प्रदर्शनी में है, जो इस मेले में है, वो सब कुछ स्वदेशी है और वजह यही है कि सीएम योगी का फोकस है स्वदेशी अपनाने पर। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए बाकायदा कई सारे स्टॉल्स यहाँ पर चूंकि लगाए गए हैं। एक एक स्टॉल पर आप देखिए सीएम योगी खुद जा रहे हैं और जानकारी वो ले रहे हैं। हर सामान यहाँ पर है, टॉयज हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर तमाम साड़ी हैं, शॉल हैं। तो हर एक चीज का बारीकी से अवलोकन करते हुए, और इसका उद्देश्य यही है बढ़ावा दिया जाए स्वदेशी को अपनाने पर बढ़ावा दिया जाए। और आप देख पाएंगे जो थैला है उसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, तो उसको भी देखा सीएम योगी ने और एक एक स्टॉल का अवलोकन करते हुए। गोरखपुर के दौरे पर चूंकि इस वक्त हैं सीएम योगी और ऐसे में तमाम जो और भी चेहरे आप यहां देख पाएंगे मौजूद हैं। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन गोरखपुर में है, क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ तो ऐसे में लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके, लोगों को स्वदेशी अपनाने का महत्व पता चल सके। इसको देखते हुए आपने कुछ दिनों पहले तस्वीर देखी होगी जब सीएम योगी तो खुद बाजार में थे, वो पोस्टर्स चिपका रहे थे, दुकानों पर वो पहुंचे थे,
छोटी से छोटी दुकान पर, बड़ी से बड़ी दुकान पर उनकी मौजूदगी थी। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी इस ट्रेड शो में मौजूद हैं और हर एक चीज की जानकारी बड़ी ही बारीकी से आप देख पाएंगे लेते हुए, चाहे वो कंबल हो, कपड़े हों, जो कारीगर वहां पर हैं, जो व्यापारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं